हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में जो हार्ट अटैक की इमरजेंसी मैनेजमेंट संबंधित आपके दिमाग में आते हैं। हमने ऑलरेडी हार्ट अटैक की इमरजेंसी मैनेजमेंट पर काफ़ी वीडियोस किए हैं। ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस को आंसर किया था जो कॉमन लोगों के दिमाग में आते हैं हार्ट अटैक संबंधित। आज कुछ और क्वेश्चंस को हम आंसर करने का प्रयास करेंगे जिससे आपकी क्वेरीज क्लियर हो जाए। फिर भी यदि कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बता सकते हैं, हम उन्हें भी एड्रेस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। पहला क्वेश्चन ये है कि जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो क्या वो व्यक्ति को कुछ खाना पीना चाहिए या नहीं। यूजली अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो टैबलेट्स उसको लेनी चाहिए पानी के साथ, लेकिन कुछ खाना नहीं चाहिए। यदि वो व्यक्ति खाता है और बाद में ऑपरेशन वगैरह की कोई ज़रूरत पड़ती है, एंजियोप्लास्टी की कोई ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि वो ऑपरेशन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। हर ऑपरेशन के लिए लगभग 3 घंटे खाली पेट चाहिए होता है, तो एंजियोप्लास्टी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इस दौरान अगर वॉमिट वगैरह होता है तो वो खाना जो है श्वास नली में जा सकता है, जिससे जान जा सकती है। दूसरा ये है कि कई लोग इस दौरान अगर ये है कि कुछ मुंह में रखने की कोशिश करते हैं या खाने की कोशिश करते हैं तो वॉमिट होने का चांस वैसे भी हार्ट अटैक वाले पेशेंट में ज़्यादा होता है, तो इस दौरान वो रिस्क बढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि हार्ट अटैक के बाद ये जो अदरक, लहसुन या इस तरह की चीज़ें ज़बान पर रखने को लोग बोलते हैं, ऐसा क्लेम करते हैं कि इससे नलियाँ खुल जाएंगी और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनमें कितनी सच्चाई है? यूजली ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन किसी भी किताब में कहीं पे भी नहीं लिखा है, किसी गाइडलाइन में कहीं नहीं लिखा है। आप ट्राई करना चाहें कर सकते हैं, हम रिकमेंड नहीं करते। ये क्लियर कट एक्सपेरिमेंट है, खाली पेट रहना ही बेस्ट है। इस तरह की चीज़ों का मुंह में रखेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत अगर खून पतला करने की प्रॉपर्टी है भी और या नलियों को डायलेट करने की नाइट्रेट्स इसमें है भी, तो भी वो कुछ खास असर नहीं करने वाले हैं और पेशेंट को उससे फ़ायदा होने के बदले उल्टा नुकसान हो सकता है। इस इशू को एड्रेस करने के लिए हमने ऑलरेडी पूरा डिटेल वीडियो किया है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो लोग हमसे पूछते हैं कि जब मैं हॉस्पिटल पहुंचूंगा तब क्या किया जाएगा हार्ट अटैक के मैनेजमेंट वाले पेशेंट के लिए। यूजली अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है तो कितने तरह का हार्ट अटैक है, उसको कौन से टाइप का हार्ट अटैक है, कौन सी नली का हार्ट अटैक है, ये देखा जाएगा। अगर दवा नहीं दी गई है ऑलरेडी तो वो दी जाएगी। उसके बाद अगर पेशेंट को ऐसा हार्ट अटैक है जहाँ पे नली को तुरंत खोलने के लिए ब्लड पतला करने की थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देने की ज़रूरत है तो वो दिया जाएगा। अगर एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी अवेलेबल है तो वो किया जाएगा। अगला क्वेश्चन लोग हमको पूछते हैं कि थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी और एंजियोप्लास्टी में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या अच्छा है। इंजेक्शन वाली थेरेपी यूजली थोड़ी सी आउटडेटेड है, वो तब यूज़ की जाती है जब एंजियोप्लास्टी अवेलेबल नहीं है और उससे नली को थोड़े टाइम के लिए खोला जा सकता है ताकि थोड़ा टाइम मिल जाए, पर उसका सक्सेस रेशियो नली को पूरी तरह से खोलने का खाली 30 to 50% ही रहता है और कई बार 1-2% केस में सीवियर ब्लीडिंग होने का रिस्क भी रहता है। जबकि जो एंजियोप्लास्टी वाला थेरेपी है उसमें नली के खुलने का चांस 95 to 99% रहता है और प्रॉब्लम्स होने का चांस 1-2% रहता है। हालांकि अगर एंजियोप्लास्टी अवेलेबल है तो पेशेंट को डायरेक्ट ही भेजना चाहिए एंजियोप्लास्टी के लिए, पर कोई कारण से अगर एंजियोप्लास्टी डिले हो रही है तो फिर इंजेक्शन देना चाहिए। लोग हमसे पूछते हैं कि कितना डिले अगर एंजियोप्लास्टी में हो रहा है तो ये इंजेक्शन थेरेपी देना चाहिए। गाइडलाइंस कहती है अगर डिले 90 मिनट से ज़्यादा अगर हो रहा है, मान लीजिए पेशेंट हॉस्पिटल आ गया, इंजेक्शन अभी दे सकते हैं, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट के आने में या कैथ लैब की चालू होने में और नली के खुलने में 90 मिनट से ज़्यादा का डिले एक्सपेक्टेड है तो फिर इंजेक्शन उस टाइम पे दे देना चाहिए और उसके बाद पेशेंट को अगर ज़रूरत पड़े तो एंजियोप्लास्टी के लिए लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को इंजेक्शन दे दिया है तो क्या तब भी एंजियोप्लास्टी लगेगी। यूजली इंजेक्शन नली को खाली टेम्पररी खोलते हैं। 85 to 90% पेशेंट्स को एंजियोप्लास्टी उसके बावजूद भी लगती है और आइडियली 24 घंटे के अंदर एंजियोप्लास्टी हो जानी चाहिए। अगर इंजेक्शन देने के बाद एंजियोप्लास्टी नहीं करते हैं तो दोबारा हार्ट अटैक होने का रिस्क रहता है। मान लीजिए अगर इंजेक्शन फेल हो जाए तो क्या करना है। यदि इंजेक्शन फेल हो जाए तो 1-1.5 घंटे के अंदर पेशेंट को ऐसे सेंटर में शिफ्ट करके एंजियोप्लास्टी हो जानी चाहिए जहाँ पे एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी अवेलेबल है। मान लीजिए अगर इंजेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो भी एंजियोप्लास्टी वाले सेंटर में शिफ्ट होकर 24 घंटे के अंदर पेशेंट का एंजियोप्लास्टी हो जाना चाहिए, ऐसा गाइडलाइंस रिकमेंड करती है। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि हार्ट अटैक होने की कितने देर बाद तक या कितने दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। यूजली 2 से 4 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, डिपेंडिंग पेशेंट की कंडीशन कैसी है, एंजियोप्लास्टी हुआ है या नहीं हुआ है, होने के बाद पेशेंट की कंडीशन कैसी है और रिस्पॉन्स ओवल कैसा है, ईसीजी सेटलमेंट कैसा है, बीपी वगैरह कैसा है। इसके हिसाब से 2 से 4 दिन 5 दिन तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन लोग हमको पूछते हैं कि डिस्चार्ज होने के कितने दिन के बाद मैं अपना काम चालू कर सकता हूँ।
यूजली डिस्चार्ज होने के बाद 10 से 15 दिन के बाद आप थोड़ा बहुत टेबल वर्क या डेस्कटॉप वर्क टाइप चालू कर सकते हैं। उसके बाद आप लगभग 1 आध महीने में अपना नॉर्मल या थोड़ा हेवी काम भी कर सकते हैं। जैसा आपकी रिकवरी है, जैसा आपका ओवरऑल रिस्पॉन्स है और जैसा आपकी दवाइयों का स्टेटस है, काफ़ी कुछ उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितने जल्दी काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लोग हमको पूछते हैं कि हार्ट अटैक के बाद अगर ट्रीटमेंट हो गया उसके बाद दोबारा तकलीफ हो रही है तो क्या? अगर दोबारा तकलीफ हो रही है, दोबारा उसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, खासकर अटैक के कुछ दिन बाद, और स्टेंट किया है या नहीं किया है, तो दोबारा अटैक तो नहीं आ गया, उसको चेक करने के लिए आपको तुरंत ईसीजी एटलीस्ट करना चाहिए, इको करना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो फिर से चेक एंजियो भी करना पड़ सकता है, क्योंकि हार्ट अटैक के महीना 15 दिन के अंदर दोबारा अटैक आने का थोड़ा खतरा रहता है। तो वैसे दौरान पे आपको चेक करना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो एंजियो वापस से करना पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन लोग हमको पूछते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे हार्ट अटैक का सिम्टम हुआ लेकिन सिम्टम अपने आप चले गए, उसके बाद क्या करना चाहिए? सिम्टम नहीं हो रहे, दर्द अपने आप ठीक हो गया, तो वैसे केस में भी आपको हार्ट का पूरा डिटेल इवैल्यूएशन करना चाहिए, क्योंकि माइनर अटैक हुआ ऐसा हो सकता है, थोड़े दिन के बाद मेजर अटैक आ जाए वैसा हो सकता है। तो वैसे केस में आपको हार्ट का डिटेल चेकअप करवाना चाहिए, और अगर कोई ब्लॉकेजेस वगैरह कुछ निकलता है तो उसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, ताकि दोबारा हार्ट अटैक होने का चांस काफ़ी कम हो जाए। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि कार्डियक रिहैबिलिटेशन क्या है और हार्ट अटैक के बाद ये क्यों करना रहता है? कार्डियक रिहैबिलिटेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें हार्ट अटैक के बाद आपको अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में लाने के लिए प्रेरित किया जाता है। चलना फिरना, उठना बैठना, सब कुछ नॉर्मलाइज करने का प्रयास किया जाता है। आपका रूटीन वर्क में आपको लाने का प्रयास किया जाता है। दवाइयों के इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स को देखा जाता है। ये सारे प्रोसेस को कार्डियक रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, और स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि जिनका रिहैबिलिटेशन होता है उनको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस कंपैरेटिवली कम है उन लोगों के कंपैरिजन में जिन पे इसका ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हर पेशेंट जिसको हार्ट अटैक आया उसका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन होना चाहिए। अपने आप प्रॉब्लम यह है कि रिहैबिलिटेशन पे इंडिया में उतना ज़्यादा वर्क कोई भी नहीं करता, उतना ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता, इसलिए लेकिन हाँ, इस पर मेहनत करने से फ़ायदा ज़रूर होगा। मेरे चैनल पर ऑलरेडी कार्डियक रिहैबिलिटेशन पर काफ़ी वीडियोज़ हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि हार्ट अटैक के दौरान इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज या जो एम्बुलेंस वगैरह बुलाते हैं वह स्टाफ वगैरह का क्या रोल रहता है? यूजली ये सारा स्टाफ जो है पेशेंट को शॉक करके हार्ट रिवाइव करने के लिए ट्रेन रहता है, कार्डियक मसाज के लिए ट्रेन रहता है, हार्ट की इमरजेंसी मेडिसिन इनके पास रहती है, इमरजेंसी मेडिसिन देने के लिए या इंजेक्शन के लिए कैनुला वगैरह लगाने के लिए ट्रेन रहता है। पेशेंट को सेफली घर से हॉस्पिटल तक शिफ्ट करवाने के लिए ये स्टाफ रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का बेसिकली रोल रहता है कि वो आपको घर से हॉस्पिटल तक सेफली शिफ्ट कर सके, ताकि हॉस्पिटल बाद में अपना टेक ओवर कर सके और आपको प्रॉपरली मैनेज किया जा सके, हॉस्पिटल में कैथ लैब वगैरह तक आपको पहुंचाया जा सके। यहाँ पे इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का रोल आता है। हार्ट अटैक के बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? हार्ट अटैक के बाद सडन जान जा सकती है, क्योंकि सडन रिदम चेंज हो जाता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट की दीवार जो कच्ची हो गई वो सडनली फट सकती है, जिससे जान का खतरा हो सकता है। हार्ट में सडन रिदम का प्रॉब्लम हो सकता है। हार्ट में कोई क्लॉट बनता है तो वो ब्रेन में जा सकता है या शरीर में कहीं भी जा सकता है। क्लॉट एम्बोलाइजेशन हो सकता है। हार्ट फेलियर में जा सकता है, लंग्स में पानी भर सकता है, बीपी लो हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, अलग अलग सिस्टम्स का डैमेज हो सकता है। तो हार्ट अटैक एक पोटेंशियली ख़राब बीमारी है जिसमें 25-30% पेशेंट की जान जा सकती है, ट्रीटमेंट ना हो तो। इवन बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट के बाद भी 5 से 10% लोगों की मृत्यु का चांस हो सकता है, बशर्ते ट्रीटमेंट सही तरह से और सही टाइम पे हो। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि हार्ट अटैक में ट्रीटमेंट से फ़ायदा कितना होता है? जैसे कि मैंने कहा, हार्ट अटैक में बिना ट्रीटमेंट मृत्यु का चांस 25-30% है, ट्रीटमेंट के बाद सक्सेस रेशियो 5 से 10% है। कितना जल्दी और कितना एग्रेसिव, कितना एक्टिव और कितना अच्छा ट्रीटमेंट हो, उस पर सर्वाइवल के चांसेस डिपेंड करते हैं। अगला क्वेश्चन लोग हमको पूछते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद मृत्यु होने का क्या चांस रहता है और कितने कारणों से ये मृत्यु हो सकती है? ट्रीटमेंट के बाद सक्सेसफुल अगर ट्रीटमेंट पहले 3 घंटे में हो जाए तो मृत्यु का चांस 5% से भी कम रहता है। 3 से 6 या 10 घंटे में अगर ट्रीटमेंट होता है तो 5 से 10% मृत्यु का चांस रहता है। जितना हार्ट में ऑलरेडी डैमेज हो गया उस बात पर डिपेंड करता है। पेशेंट अगर मान लीजिए हार्ट अटैक के बाद आता है और आपने ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मृत्यु का चांस बढ़ जाएगा। सक्सेसफुल हुआ लेकिन ऑलरेडी हार्ट को काफ़ी डैमेज हो चुका था देरी की वजह से, तो भी मृत्यु का चांस ज़्यादा रहेगा। कई तरह के कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन जो है वो ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी रहते हैं, और कई बार ट्रीटमेंट होने के बाद भी स्टेंट संबंधित कॉम्प्लिकेशन, दवाइयों के रिएक्शन होने का चांस, ब्लीडिंग वगैरह होने का चांस, इन्फेक्शन होने का चांस, ये सब भी रहता है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट या एंजियोप्लास्टी करने के बावजूद भी रिस्क जीरो नहीं होता, कम हो जाता है पर जीरो नहीं होता। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं क्या ये पॉसिबल है कि किसी को साइलेंट हार्ट अटैक हो जाए, पेन ही ना हो?
10 से 15% पेशेंट्स में हार्ट अटैक पूरी तरह से पेनलेस या साइलेंट भी हो सकता है। ऐसे केस में आपको कोई और सिम्टम्स या प्रॉब्लम अगर पेशेंट को हो रही है, जैसे घबराहट, बेचैनी, पसीना वगैरह कुछ हो रहा है, तो उसको देखने की, जांच करने की ज़रूरत है और तुरंत हॉस्पिटल जाके ईसीजी करवाने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे केसेस मिस हो जाते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को जान का खतरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं, क्या स्ट्रेस या इमोशनल फैक्टर्स हार्ट अटैक ट्रिगर कर सकते हैं? सडन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो, तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ये स्ट्रेस हार्मोन्स हार्ट अटैक करवा सकते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन्स को यदि हम कंट्रोल करते हैं तो हार्ट अटैक होने का चांस कंपैरेटिवली कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि हार्ट अटैक में सिंपल पेन किलर्स अगर हम लेते हैं पेन कम करने के लिए, तो क्या उसका कोई फ़ायदा हो सकता है? रूटीन पेन किलर्स, खासकर ओपियोइड ग्रुप के ट्रामाडोल वगैरह जो मेडिसिन है वो देने से डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, कुछ पेन कम हो जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में बनना कम हो जाएगा, ये इसका फ़ायदा होगा। लेकिन कुछ पेन किलर्स, खासकर जो NSAID ग्रुप की दवाएं हैं, जैसे आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सिन है, इटोरिकॉक्सिब वगैरह है, सेलिकॉक्सिब है, ये सारी मेडिसिन उतनी सेफ नहीं है और ये हार्ट के पेशेंट्स में कई बार नुकसान भी कर सकते हैं, तो ये मेडिसिन को थोड़ा देख सोच के ही देना चाहिए। पर रूटीन पेन किलर्स, खासकर जो ट्रामाडोल है या जो अल्ट्रासेट का कॉम्बिनेशन आता है, यानी पैरासीटामोल और ट्रामाडोल का कॉम्बिनेशन आता है, इस तरह की मेडिसिन दे सकते हैं। ये पेन को कम करने में मदद करती है, लेकिन हार्ट अटैक में नली को खोलने में इनका कोई रोल नहीं। अगला क्वेश्चन लोगों का आता है कि हार्ट अटैक में लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं हार्ट अटैक के? यूजली जब हार्ट अटैक आता है तो थोड़ा हार्ट का टिश्यू परमानेंटली डेड या डैमेज हो जाता है, जो कि पूरी तरह रिकवर नहीं कर सकते। बाद में दवा गोली से और सब चीज़ों से आप इम्प्रूव करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह नॉर्मल नहीं कर सकते। तो इसलिए हार्ट अटैक में कई बार डैमेज होता है, खासकर अगर कोई बैल का डैमेज हो गया, कोई छेद हो गया या कोई इंपॉर्टेंट डैमेज अगर हो गया, तो वो पूरी तरह रिकवरेबल नहीं है। तो इसलिए हार्ट अटैक के परमानेंट इफेक्ट्स अलग अलग सिस्टम पे होते हैं। कई बार कंडक्शन सिस्टम डैमेज हो जाता है, कई बार वाल्व डैमेज हो जाता है, कई बार कोई हार्ट का टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो वो पूरा रिकवर नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन जो लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हार्ट अटैक को पूरी तरह से अवॉइड किया जा सकता है या प्रिवेंट किया जा सकता है? इवन विद बेस्ट पॉसिबल मेडिसिन और एंजियोप्लास्टी या सब कुछ करने के बावजूद भी हार्ट अटैक का रिस्क जीरो तो नहीं कर सकते, पर जितना आप रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करते हो, जितना अग्रेसिव थेरेपी करते हो, जितना ध्यान रखते हो, उतना रिस्क को कम ज़रूर किया जा सकता है। पूरी तरह ख़त्म करना मुश्किल है, ऑब्वियसली जितना कम हो जाए उतना अच्छा है इस बीमारी में। लास्ट लोग आपसे जो पूछते हैं वो क्वेश्चन हम एड्रेस करेंगे कि इस बीमारी में पेशेंट और रिलेटिव्स का एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। इस बीमारी में होता क्या है कि जब कभी हार्ट अटैक आता है तो लोग घबरा जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, मैनेज नहीं करते बनता है, रोने धोने लग जाते हैं और उसमें इंपॉर्टेंट या क्रूशियल टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यदि आपको बीमारी के बारे में प्रॉपर एजुकेशन होगा कि क्या चीज़ करना है, कैसे करना है, किसके पास लेके जाना है। कई बार ये है कि लोग अपने पहले जनरल प्रैक्टिशनर पर ले जाते हैं, फिर वो फिजिशियन के पास भेजता है, फिर वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजता है, तो पेशेंट इधर से उधर खाली धक्के खाता रहता है, परेशान होता रहता है। तो यदि आपके पास प्रॉपर एजुकेशन होगा, प्रॉपर आपको ज्ञान होगा कि क्या कैसे मैनेज करना है, तो आप उसको बेटर वे में मैनेज कर सकोगे, अपने पेशेंट की जान ज़्यादा सुचारू रूप से अच्छी तरह से बचा पाओगे और उसको ज़्यादा फायदा पहुंचा पाओगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।